बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो आर्मी चीफ़ का स्टेटमेंट सामने आया है सोशल मीडिया के हवाले से, उस स्टेटमेंट के बाद अब जो ट्रोल्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए क्यों ऐसा लगता है कि ख़तरे की घंटी बजने जा रही है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दूसरा बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा भी कुछ अहम ख़बरें हैं जिनकी तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैंने चूँकि एक जगह पे पहुँचना भी है तो थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट भी है, तो जल्दी जल्दी ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, जैसा कि आजकल सीज़न चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक कि जिन कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं, रिटर्निंग अफसरान उन नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी कर रहे हैं। किसी के रिजेक्ट किए जा रहे हैं, किसी के एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो भी मुतासरा फ़रीक होगा वो एपलेट फोरम पे जाएगा, जो ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन की जानिब से अनाउंस कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है कि 2 जज साहबान जो कि एपलेट ट्रिब्यूनल में शामिल थे, उन्होंने रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ आने वाली जो अपीलें हैं उन्हें सुनने से इनकार कर दिया है। दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं मोहम्मद इशफाक, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है। लेकिन ये क्यों दोनों जज साहबान ने इनकार किया है, क्या वजह बनी है और जज साहबान के नाम क्या हैं, ये मोहम्मद इशफाक साहब ने अपनी रिपोर्ट में नहीं बताया। आम तौर पर नाज़रीन, जो जज किसी केस को ना सुनने का फ़ैसला करता है तो वो सामने जो लिटिगेंट होता है उसको देखने के बाद ये फ़ैसला करता है कि मैं ये केस नहीं सुनूंगा। उसमें मोस्टली जो चीज़ें सामने आती हैं कि इसके साथ मेरा पुराना कोई ताल्लुक़ रहा है, मैं इसकी वकालत करता रहा हूँ या मेरा रिश्तेदार है, तो इसलिए मैं इसका केस नहीं सुन रहा। लेकिन अभी तो ये वाज़ेह नहीं हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में किसकी अपीलें जाएंगी, कौन अपील लेके जाएगा, उम्मीदवार लेके जाएगा, एतराज़ करने वाला लेके जाएगा। उससे पहले ही दोनों जज साहबान का ये अपीलें सुनने से इनकार जो है, ये नाज़रीन किसी बड़ी ख़बर से ये कम खबर नहीं है। यानी 2 जज साहबान ने अपीलें सुनने से, रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुनने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की, उसकी स्क्रूटनी और हतमी फ़रिश्तों के हवाले से अपना एक शेड्यूल जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि जो भी प्रोसेस होना है वो 13 जनवरी तक मखसूस नशिस्तों के हवाले से, चाहे वो ख़वातीन की हैं चाहे वह मिनॉरिटीज़ की हैं, उन्हें 13 जनवरी तक मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद जिसने अपील में जाना है, जिसने एतराज़ उठाना है, उसको 23 जनवरी तक मुकम्मल करके हतमी जो फ़रिश्तें हैं वो जारी कर दी जाएंगी। और ये फ़ैसला नाज़रीन ग़ालिबन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था, बाकिर नजवी साहब ने इस केस की समाअत की, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो PTI के जो मखसूस नशिस्तों की जो फ़हरिस्त थी, जिसमें ख़वातीन की है, मिनॉरिटी की है, उसको अवेज़ा नहीं किया था, तो उस पर ये ग़ालिबन लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जारी हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब, जिन्हें आज लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना मिला था, हुक्म इम्तना मिलने के बाद उनके जो NA 61 से नॉमिनेशन पेपर थे उसकी स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है। कल रिटर्निंग ऑफिसर उनके नॉमिनेशन पेपर के हवाले से फ़ैसला सादिर फरमाएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो एक और झटका लगा है, यानी आज के दिन का दूसरा बड़ा झटका, कि मुराद सईद जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नौजवान हैं, यंग हैं, लेकिन सीनियर रहनुमा में उनका शुमार होता है, NA 4 से उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे। लेकिन इसके साथ साथ अब यह हुआ है कि जो दूसरा हल्का था सवात का, वहाँ से भी मुराद सईद ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, वहाँ से भी दूसरे नॉमिनेशन पेपर भी दूसरे हल्के से मुराद सईद से रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए आज के दिन में दूसरा बड़ा झटका है। इसके अलावा नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं NA 78 से। सनम जवेद, जिन्हें ज़मानत पे अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन बाद में उनके नज़रबंदी के ऑर्डर जारी कर दिए गए थे, तो सनम जवेद के जो MPO का ऑर्डर था वो आज डिप्टी कमीशन लाहौर ने वापस ले लिया है। इजाज़ चौधरी के नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है। इमरान खान साहब के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए दूसरा बड़ा झटका यह है कि NA 122 में जो इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर थे, उस पर तो रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला महफूज कर लिया था। जो कल 23 दिसंबर की आखिरी डेट है, मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से वो महफूज किया गया फैसला अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो इमरान खान साहब ने NA 89 से अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, मियाँ वाली से, जो उनका आबाई हल्का है, वहाँ पर भी उनके नॉमिनेशन पेपर पे इसी तर्ज का, इसी नोयत का एतराज़ उठाया गया कि इमरान खान सज़ा याफ्ता हैं, इमरान खान डिस्क्वालीफाई करते हैं, उनके खिलाफ तोशाखाना की कन्विक्शन मौजूद है, नाहली अपनी जगह पे बरकरार है, तो उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो NA 89 के रिटर्निंग ऑफिसर ने इस सिलसिले में इमरान खान के नॉमिनेशन पेपर पर जो एतराज़ था उस पर फैसला महफूज कर लिया है। और यह एतराज़ उठाया गया था खुर्रम रोकड़ी और खलील अहमद की तरफ से,
रिटर्निंग अफसर के सामने कि इमरान खान साहब 62-63 पे पूरा नहीं उतरते। और इसी हवाले से आपको बताते चलें नाज़रीन, जो एजाज चोई साहब के NA 127 से नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी जांच पड़ताल मुकम्मल हुई है। यहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब ने NA 127 से अलग से नॉमिनेशन पेपर जमा करवा रखे हैं, जबकि NA 122 में जो लतीफ़ खोसा साहब के नॉमिनेशन पेपर हैं उस पर भी एतराज़ हो चुका है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब का NA 122 का तायद का नुंदा हल्के का वोटर नहीं है, तो उसी किस्म का एतराज़ लतीफ़ खोसा साहब के नॉमिनेशन पेपर पर उठाया गया है कि उनका तायद का नुंदा भी NA 122 का वोटर नहीं है। तो एक दिन में ये मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को 2 बड़े झटके लगे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट में एक हुकूमत ने रिपोर्ट पेश की थी फैज़ाबाद धरना केस में कि हम एक इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं, इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के तहत, उस कमीशन ने नाज़रीन साबिक जो DGI रहे फैज़ हमीद साहब, जब ये फैज़ाबाद का धरना हुआ तब वो DGC हुआ करते थे, उन्हें दूसरा नोटिस जारी कर दिया है। जो रिपोर्ट हुआ उसमें कहा गया है कि पहले जो नोटिस फैज़ हमीद साहब को जारी हुआ था वो रवां हफ्ते में था, लेकिन उसमें क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं था, टाइम फ्रेम नहीं था, तो फैज़ हमीद साहब पेश नहीं हुए। अब यह कहा गया है कि इस कमीशन ने दूसरा नोटिस जो है वजारत दिफा के ज़रिए फैज़ हमीद साहब को अगले हफ्ते में पेश होने का जारी कर दिया है। अब इस कमीशन के नाज़रीन जो हेड हैं वो साबिक IG हैं सैयद अख्तर हुसैन शाह साहब, दूसरे मेंबर जो हैं वो साबिक IG इस्लामाबाद हैं ताहिर आलम साहब, और तीसरे जो मेंबर हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं वजारत दाखिला के खुशहाल खान साहब। तो देखते हैं कि फैज़ हमीद साहब जिन्हें वजारत दाखिला के ज़रिए दूसरा नोटिस भेजा गया है, अब वो दूसरे नोटिस पे कमीशन के सामने पेश होते हैं या फिर कमीशन को तीसरा नोटिस जो है वो जारी करना पड़ता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो आर्मी चीफ ने आज स्टेटमेंट दिया है सोशल मीडिया के हवाले से। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं उनका जो स्टेटमेंट है वो पढ़ के मैं आपको बताऊंगा और फिर इस पर हम बात करेंगे कि इस स्टेटमेंट को देने की ज़रूरत आर्मी चीफ को क्यों पेश आई है। पहले नाज़रीन, हसन अयूब साहब जो कि इस तकरीब में मौजूद थे, ग्रीन पाकिस्तान कन्वेंशन में, उसमें हसन अयूब साहब मौजूद थे, एक दो और साफ़ी मौजूद थे, तो उन्होंने अपना जो वहाँ पे जो नोटिंग की जो आर्मी चीफ साहब की तकरीर थी उसमें हसन अयूब साहब ने ये ट्वीट किया कि सोशल मीडिया को आर्मी चीफ ने शैतानी मीडिया करार दिया। जो चीज़ हमारा दीन मना करता है, आर्मी चीफ ने कहा कि वो काम सोशल मीडिया पे आपको करने का कहता है। सोशल मीडिया पे आर्मी चीफ ने कहा कि जब झूठ आपके सामने आता है तो आपके पास इस पर तहकीक का कोई ऑप्शन नहीं देता, आपको सिर्फ यही ऑप्शन मिलता है कि आप इसको कॉपी करके फॉरवर्ड कर दें या इसको एज इट जो है वो फॉरवर्ड कर दें। और आखिरी एक और बात जो आर्मी चीफ ने कही कि दीन आपको किसी का तमस्खर उड़ाने से मना करता है, बर्तान तराशी की इजाज़त नहीं देता। दीन नाज़रीन ये भी कहता है कि अगर आपके पास कोई बंदा खबर लेके आए किसी के बारे में जिसमें कोई इल्ज़ाम लगाया गया हो तो आप उसकी पहले तहकीक कर लें। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले तहकीक कर लें फिर उसको आगे लेके जाएं। तो गालिबन ये भी आर्मी चीफ साहब इस बात की जानिब इशारा कर रहे थे। मजीद आर्मी चीफ ने कहा कि सोशल मीडिया पे गालम गलोच और झूठ फैलाने के अलावा कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी, अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे झूठी खबरों के ज़रिए ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मनीश शाह का जो है वो कन्वेंशन से खिताब। अब इसमें मैं चीज़ें मिसालें आपको पेश कर देता हूँ कि सोशल मीडिया पे कैसे ये सारी चीज़ें चलती हैं। आपके सामने है कि जो लोधरा की खातून रिटर्निंग ऑफिसर थी, उनसे मुतल्लिक PTI के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने जो एक प्रोपोगंडा किया कि देखें जहांगीर तरीन उनके साथ मुलाकात करने के लिए गई, वो खातून वहाँ पे खड़ी हो गई। तो जो खातून जहांगीर तरीन का इतना एहतराम कर रही हैं, रिगार्ड कर रही हैं रिटर्निंग ऑफिसर होते हुए, तो इस हल्के में साफ शफाफ इलेक्शन कैसे होगा। हालांकि वो खातून जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो तमाम कैंडिडेट्स के लिए इसी तरीके से खड़ी होती हैं, जब वो आते हैं खड़ी होती हैं, जब वो जाते हैं तब भी खड़े होकर उनको सी ऑफ करती हैं। तो लेकिन सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो है वो प्रोपोगंडा किया गया और वो प्रोपोगंडा चलता रहा। इसी तरीके से बिलाल महमूद विर्क साहब जिनका एक्सीडेंट हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ और फिर सोशल मीडिया पे उनसे मुतल्लिक ये प्रोपोगंडा किया गया कि ये नॉमिनेशन पेपर फाइल करना चाह रहे थे लेकिन इनको गिरफ़्तार कर लिया गया, इनके खिलाफ जो है वो इन पर तशद्दुद किया गया। लेकिन जो सच था वो उस झूठ के नीचे दब गया। इवन के उनकी जो अहलियाँ हैं उनकी तरफ से भी कहना पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड के साथ कोई ऐसा तशद्दुद वाला वाक़या पेश नहीं आया, उनको कोई नॉमिनेशन पेपर छीनने का वाक़या पेश नहीं आया, उनको कहीं किसी जगह पे रुकावट पेश नहीं आई, उनका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि इतना तगड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, या सोशल मीडिया इतना तगड़ा है कि जहाँ पे झूठ इतनी तेज़ी के साथ फैलता है कि उसको अगर आप करटेल करना चाहते हैं, उसको अगर आप काउंटर करना चाहते हैं तो आपको उससे बढ़ के फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगी। लेकिन दाद देनी चाहिए, जैसा भी है सही है गलत है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो मीडिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, सोशल मीडिया का उनके साथ कोई ज़रा बराबर भी मुकाबला नहीं है। इसी तरीके से नाज़रीन
एक और भी पहलू जो डिस्कस हुआ, जैसे कि शहबाज गिल साहब ने एक वो मलकू के हवाले से वीलॉग कर दिया कि मलकू को गिरफ़्तार कर लिया गया, उस पर किस तरीके से सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हुआ। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और डेवलपमेंट हुई है आज, जो एक तब्दीली देखने को मिली कि जो नून लीग अपने तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब थे, लतीफ़ खोसा साहब थे, इंतज़ार पंजोता साहब थे, तो तब्दीली ये देखने को मिली कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुकम्मल कवरेज मिली तमाम नेशनल मीडिया पे, इवन के PTV पे भी उसको कट किया गया। पूरा जो खिताब था, जो तकरीर थी या जो बात कर रहे थे बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन PTI, वो दिखाई गई पहले। उसके बाद जो लतीफ़ खोसा ने बात की वो भी दिखाई गई, और क्वेश्चन आंसर का जो सेशन था वो भी मीडिया के ऊपर दिखाया गया। तो इसे एक तब्दीली की नज़र से जो है वो सहाफ़ती हलकों में देखा जा रहा है कि PTI के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरीके से लाइव दिखाना और इतनी देर तक दिखाना, क्योंकि इससे पहले जब हम देखते हैं तो 2 से 3 या 5 मिनट से की बात के बाद या टॉक के बाद वो कट कर दिया जाता था, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा टाइम मिला। तो इसे एक तब्दीली के एंगल से सहाफ़ती हलकों में देखा जा रहा है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लतीफ़ खोसा साहब ने बातें की, आधी बातें की, यानी आधा सच बयान किया। जब आप आधा सच बयान करते हैं तो जो सच है वो झूठ के नीचे दब के रह जाता है। अब लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि देखें कि नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए गए, उन्हें एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल दिया गया, उन्हें जो हमारे एम्बेसडर थे लंदन में उसने प्रोटोकॉल दिया, एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक जो है मशीन वहाँ पे ले जाई गई ताकि नवाज शरीफ उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर सकें। तो क्या दूसरी जानिब लतीफ़ खोसा साहब ने बताया कि इमरान खान साहब भी सज़ा याफ्ता हैं, इमरान खान साहब भी नाअहल हैं? नहीं बताया, सिर्फ अपने सियासी मुखालिफ को लतीफ़ खोसा साहब ने टारगेट किया। यह भी लतीफ़ खोसा साहब ने नहीं बताया कि जो इमरान खान साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रखे हैं कि मैंने NA 122 से लड़ना है, NA 89 से लड़ना है, तो उन हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए जो एक कानूनी तकाजा था इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक कि आपने अकाउंट्स खुलवाने हैं, नए अकाउंट्स होंगे, उससे आप अपने इलेक्शन के एक्सपेंडिचर करेंगे। तो उसका जो अकाउंट खुलवाने की जो इजाज़त जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने दी कि जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी है बैंक के हुकाम ने, वो जाके जेल में जाके उनकी कर लें। तो खान साहब की तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जेल में हुई। अब बहुत सारे दोस्त सवाल करेंगे कि नवाज शरीफ की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टाफ ने जाके की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टाफ ने नहीं की थी, वो नादरा के जिस तरह से प्राइवेट वेंडर होते हैं, उन वेंडर ने जाके वहाँ पे नवाज शरीफ के एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन थी। जिस तरीके से प्राइवेट बैंक के लोगों ने जाके इमरान खान साहब की अडयाला जेल में जाकर जो है अकाउंट्स की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की। यानी अपने एंगल से जो अपने तई बात है उसको छुपा देना, जो दूसरे के खिलाफ उसको कर देना। तो ये नैरेटिव बिल्ड करना या अपनी बात को आगे लेके चलना, दूसरे को झूठा, करप्ट, डाकू, लुटेरा कहना, ये मेरे ख्याल से जो जिसका भी खासा है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, शहबाज गिल साहब के अमेरिका में बैठे हैं, उनके अमेरिका में बैठे बैठे कैसे बेइज्जती हुई है, इस पर भी बात कर लेते हैं। 2 ट्वीट्स हैं नाज़रीन, मैं आपको दोनों पढ़ देता हूँ। पहले तो शहबाज गिल साहब ने जो सहाफ़ी है नसरुल्लाह मलिक, उनसे मुतल्लिक़ कहा कि अगर नसरुल्लाह मलिक, अब आप देखे जाएँ कि अमेरिका में बैठ के शहबाज गिल साहब क्या लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि अगर नसरुल्लाह मलिक साहब रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं तो मेरी दुआ है कि अल्लाह मलिक साहब को रिज़्क़ हलाल में इजाफ़ा फरमाए और इज़्ज़त में भी इजाफ़ा करे, औलाद नेक हो। लेकिन अगर नसरुल्लाह मलिक साहब हराम कमा रहे हैं तो मेरी दुआ है कि बाहर और अल्लाह के घर उनकी इज़्ज़त में कमी फरमाए, ये सुकून को तरसें। क्या आप मेरी दुआ में शामिल हैं? यानी ख़ुद भी एक ऐसी बात कर रहे हैं कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन आपने दोनों ऑप्शन दे के बात कर दी और दूसरे लोगों से भी पूछ रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि आप किस हवाले से क्यों बात कर रहे हैं, आपका क्या एजेंडा है, आपका उनके साथ इशू क्या चल रहा है, आपका उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आप दूसरे लोगों को भी इस कैंपेन में शामिल कर रहे हैं। तो इस पे नसरुल्लाह मलिक साहब ने यह जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, अल्लाह ने हमेशा हलाल कमाने और हराम कमाई से दूर रहने की तौफीक दी है। अल्लाह तौफीक ना दे तो मैं क्या चीज़ हूँ। मेरी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर 32 साल कैरियर में किसी हुक्मरान, फौजी, आमिर या सियासतदान से पैसे फ़वाइद लिए हों तो आपको अख्तियार देता हूँ कि सिर्फ बददुआ ना करें, बल्कि जितना बुरा भला कहना है कह सकते हैं। अब ये उनका ज़र्फ़ है, उन्होंने कहा जी अगर मैंने लिया हो तो आप सिर्फ बददुआ ना दें, जितना मर्जी आपने बुरा कहना है कहते रहें। लेकिन बात यह कि आपके पास कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना। सोशल मीडिया पर बैठ के यही जो शहबाज गिल साहब हैं, बिलाल विर्क वाला भी इन्होंने वीलॉग किया, मलकू वाला भी वीलॉग किया, और भी कई ऐसे वीलॉग किए जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, और जिनसे मुतल्लिक़ किया उन्होंने बाद में उसकी तरदीद भी कर दी। लेकिन क्या शहबाज गिल साहब ने कहीं पे माफ़ी मांगी? तो नसरुल्लाह मलिक साहब ने आगे ये भी कहा कि जितना बुरा भला कहना है कह सकते हैं, ज़रूर कहें। आप मेरी आमदन के बारे में जब मुझसे बाज़पुर्स करना चाहें मैं हाजिर हूँ। यानी वो अपनी मनी ट्रेल देने के लिए भी तैयार हैं कि मैंने जो कमाया है, जो खाया है, उसका हिसाब देने के लिए भी तैयार हूँ। इंसान बहुत कमज़ोर होता है, दुआओं की दरख्वास्त है
अल्लाह किसी लालच तमे से दूरी रखे, आमीन। तो ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग है। और अगर हमारी हसन अयूब साहब से मुलाकात हुई तो आज का कन्वेंशन कैसा रहा, आर्मी चीफ़ की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, किस तनाज़ुर में उन्होंने क्या बात की, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम कामयाब हुए तो वो व्लॉग अलग से आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।